नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकेत मिश्रा। हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक। ठीक है, तो ये उसमें हमारा है अध्याय 9। ठीक है, आज हम अध्याय 9 के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या है हम जानेंगे। सजीव, विशेषताएं एवं आवास। ठीक है, तो हम सजीवों के बारे में जानेंगे। सजीव से आप समझते होंगे जो जीवित इंसान है। ठीक है, जो जिंदा हैं उन्हें हम सजीव बोलते हैं। जो गतिविधि करते हैं, जो बढ़ते हैं, जो सांस लेते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हो गए, मैं हो गया। ठीक है, और बहुत से कई जानवर हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें सजीव हैं। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि सजीव किसे कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए मेरी ये सारी जो भी मैं वीडियो ला रहा हूँ ये बहुत ही कुछ 1-1.5 घंटे के आसपास हो सकती है। ठीक है मित्रों, तो कृपया कर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं या अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए हम आज का पाठ शुरू करते हैं पढ़ना, जो कि है सजीव, विशेषताएं एवं आवास। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहेली और बूझो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो ध्यान से सुनिए और जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है मित्रों, तभी आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और आप बहुत से प्रश्नों के उत्तर खुद से ही लिख सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट में मैं अभ्यास रहता है वो भी आप स्वयं से ही कर सकते हैं और जब आपका पेपर होगा तो आप उसमें स्वयं से ही बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको बस ये वीडियो एक बार देखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ तो आप इसमें YouTube में सेटिंग होती है, उसमें जाके आप इसे बढ़ा सकते हैं 1.25 मल्टीप्लाई। ठीक है, या 2 गुना, जितना भी आप फास्ट सुनना चाहें वहाँ से जाके आप उसको फास्ट करके सुन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी छोटी दिखती है, ठीक है, मतलब आपको ये अगर ऐसी छोटी दिख रही है अंदर की तरफ, अगर आपको ये छोटी दिखती है, ठीक है मित्रों, ऐसी अगर छोटी दिखती है तो आप उसे जूम कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी YouTube में हमारे होती है। ठीक है मित्रों, तो आप उसे इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ। तो पहेली और बूझो क्या कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ठीक है, तो ये दोनों जब इनकी गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी या कोई कुछ छुट्टियां पड़ी होंगी तो ये बहुत सी जगह पे गए। ठीक है, वहां पे वो घूमने गए तो उन्होंने क्या पाया, ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। ठीक है मित्रों, तो वहाँ वो कहाँ गए? ऋषिकेश में गए। ऋषिकेश गए और वहां पे उन्होंने गंगा नदी देखी। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहाँ बहुत ठंडी थी। ठीक है, तो वो वहां पे जब गए ऋषिकेश में तो वहां पे उन्होंने हिमालय देखा। ठीक है, तो हिमालय की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं पर वो चढ़े, वहां पे उन्होंने पर्वतारोहण किया तो वहां पे उन्हें बहुत ठंड लगी। इन पर्वतों पर उन्हें ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखने को मिले। तो देखिए मित्रों, आप इससे क्या समझेंगे? ओक, चीड़, देवदार, तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि ओक, चीड़ और देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय और ठंडी जगहों पर ये पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है कि ओक, चीड़ और देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं तो आप क्या बताएंगे? ये हिमालय पर्वत या ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अनेक वृक्ष देखे तो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्ष से ये अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। ठीक है मित्रों, तो ये जो ओक, देवदार और चीड़ के वृक्ष होते हैं वो हमारे स्थानीय जो हमारा मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ के वृक्षों से ये वृक्ष बहुत ही भिन्न होते हैं। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की
एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल में घूमे। ठीक है, वो पहले गए थे ठंडे स्थल पर, उसके बाद वो राजस्थान में गए जो बहुत ही उष्ण मरुस्थल था। ठीक है, उष्ण मतलब बहुत ही गर्म जगह। ठीक है, यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्रित किए। अंत में वे पुरी गए। ठीक है, अंत में वे कहाँ गए? पुरी। तो ये पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है मित्रों, पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहां कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। ठीक है, तो समुद्र तट की सैर पर गए तो वहां पे उन्होंने कौन सा वृक्ष देखा? कैजुराइना। तो अब आप ये कैजुराइना वृक्ष से समझेंगे कि कहाँ पाया जाता है, तो आप समझ जाइए कि ये समुद्र तटों पे पाया जाने वाला एक वृक्ष का नाम है कैजुराइना। इन स्थलों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। तो वो इन सब अपनी यात्राओं के बारे में सोच रहे थे और आनंद ले रहे थे सोच के। फिर यही सोचते सोचते उनके मन में एक विचार आया। तो क्या विचार आया? ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उन्होंने सोचा कि जहां जहां हम घूमने गए, जब वो ऋषिकेश गए, फिर उसके बाद राजस्थान भी गए, फिर उसके बाद पुरी गए, तो उन्होंने सोचा कि ये जहां जहां वो घूमने गए हैं ये सारे स्थान बहुत ही अलग अलग हैं। कुछ स्थान बहुत ठंडे थे, कुछ स्थान बहुत उष्ण एवं शुष्क थे, कुछ स्थान आर्द्र थे। ठीक है मित्रों, ठंडे से आप मतलब समझते होंगे जहाँ पे बहुत ठंड रहती है। ठीक है, उष्ण और शुष्क मतलब जैसा वातावरण गर्मियों में रहता है। ठीक है मित्रों, जैसा वातावरण कब रहता है? गर्मियों में रहता है। आप मई जून के महीने में जैसा रहता है उसी प्रकार का वातावरण। कुछ स्थानों पर वातावरण कैसा था? बहुत ही आर्द्र था। आर्द्र मतलब उमस टाइप का। ठीक है मित्रों, उमस जैसा, जिसमें बहुत ही ज्यादा चिपचिपी वाली गर्मी लगती है। ठीक है, परंतु उन स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारी जीव थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जहां जहां वो गए तो उन्हें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने के लिए मिले। जीव मतलब सजीव वस्तुएं। ठीक है, जीव का मतलब यहाँ पे किससे है? सजीव वस्तुओं से है। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। ठीक है, तो उन्होंने ये भी सोचा कि ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है कि जहाँ पे कोई भी जीव ना पाया जाता हो। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। ठीक है, तो उसने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आ गई। ठीक है, तो जब उसने अपने घर के दरवाजे क्षमा कीजिए, जब उसने घर के क्या खोले, अलमारी वगैरह खोली, वहां देखा, तो उसने सोचा था कि वहां पे कोई भी जीव नहीं होगा, लेकिन वहां पे भी उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई गई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी ना किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हों। ठीक है, तो वो बहुत सी जगह पे उसने खोजबीन की और यह ढूंढने का प्रयास किया कि कोई तो ऐसी जगह मिले जहां पे कोई भी जीव ना रहता हो। पहेली ने दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी मुहाने मतलब जो ज्वालामुखी का मुख होता है वहां पे भी सूक्ष्म जीव खोज निकाले हैं। ठीक है मित्रों, तो जब उसने किताबों को और पढ़ा तो उसे क्या पता पड़ा कि ज्वालामुखी के मुख में भी, जो ज्वालामुखी जहां से फटता है फिर उसके बाद शांत होने के बाद वो उसका वहां पे मुख बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मुहाना, ज्वालामुखी का मुहाना, और उसे इंग्लिश में क्रेटर भी कहते हैं। तो वहां पे भी वैज्ञानिकों ने क्या खोज निकाले हैं? सूक्ष्म जीव खोज निकाले हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये है पहेली और बूझो। ये हमारा बूझो है और ये हमारी पहेली है। ठीक है, तो उन्होंने अपने घर के आसपास इस तरीके से उन्होंने अपने सूक्ष्म जीवों मतलब अलग अलग प्रकार की जीवों की खोजबीन की।
ठीक है, अब हम आते हैं 9.1 पे, जिसमें हमें क्या बताया जाएगा, सजीव एवं उनका परिवेश। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे सजीव एवं उनके परिवेश के बारे में। पहेली एवं बूझों के मस्तिष्क में एक और विचार आया। क्या विचार आया? जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहां किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके मन में ये प्रश्न उठा कि जहां जहां वो सैर पे गए थे वहां वहां के किस प्रकार के जीव थे वहां। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसकी लिस्ट बनाई होगी। ठीक है, तो मरुस्थल में उन्होंने क्या देखा, ऊंट देखा। पर्वत पे उन्होंने क्या देखा, बकरी एवं याक देखे। पुरी के समुद्र तट पर उन्होंने क्या देखा, केकड़े, अनेक प्रकार की मछलियां भी थीं। ठीक है, जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे एवं अन्य क्षेत्र के पौधों की प्रजाति से भिन्न थे। ठीक है, तो वो जहां जहां पर भी गए उनको भिन्न भिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे मिले। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? तो देखिए, आप अलग अलग जगह पे जाएंगे तो आपको हर जगह अलग अलग प्रकार का परिवेश मिलेगा। ठीक है, ये निर्भर करता है क्षेत्र पर। ठीक है, जैसे हम उत्तर भारत, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, तो ये जो मैदानी क्षेत्र है इसका परिवेश पहाड़ी क्षेत्र के परिवेश से अलग होगा। ठीक है, तो ये क्षेत्र पे डिपेंड करता है, क्षेत्र पे निर्भर करता है कि कहाँ का परिवेश कैसा होगा। अब आइए क्रियाकलाप 1 करते हैं। क्या है क्रियाकलाप 1 में? आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? वन में जाना पड़ेगा। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। तो देखिए, आपको वन में सचमुच में नहीं जाना है। आप वन में काल्पनिक तौर पे भी जा सकते हैं और सोच सकते हैं कि वहां पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, तो हमें जंगल में नहीं जाना, बस हमें सोचना है कि जंगल में जाने पर कौन कौन से जीव एवं जंतु मिलते हैं। तो इसके बारे में आप अलग अलग पुस्तकों में पढ़ भी सकते हैं या अपने शिक्षक से इनके बारे में पूछ भी सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ पे जंगल में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इनके बारे में सोचना है और सारणी 9.1 के कॉलम 1 में लिखना है। दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वाले वस्तु, जंतु एवं पौधों के नाम भी सारणी में लिखिए। ठीक है, तो हमें वन के जीव जंतु उनके नाम भी लिखना है और जो दूसरी जगह पे पाए जाते हैं हमें उनके नाम भी लिखना है। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 को भर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए, अभी हमने बहुत से पौधों के नाम ऊपर सुने थे, जैसे कि हमने सुना था ओक चीड़ और देवदार। ठीक है, और एक और सुना था, वो कौन सा था, जो समुद्र के पास पाया जाता है मित्रों? देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था जब वो समुद्र के पास गया था। ठीक है, तो ये है कैजुराइना। ठीक है मित्रों, ये कैजुराइना का वृक्ष। ठीक, तो ये कहाँ है? ये समुद्र तट पे पाया जाता है कैजुराइना का वृक्ष। ठीक है, तो इसके बारे में इस पाठ में दिया है। तो इन सभी को हम अपनी सारणी 9.1 में लिख सकते हैं, जिसे हम आगे जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें और भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है मित्रों, देखिए मित्रों, ये वाला जो पाठ है ये हो सकता है कि मैं 2 भागों में आपको दूं, क्योंकि ये पाठ थोड़ी सा बड़ा है। ये करीब ये अध्याय है 16 पेजेस का है। ठीक है मित्रों, तो ये 2 भागों में आपको मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इसे पूरा एक साथ समझाऊंगा तो ये 2 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसलिए मैं इसे 1-1 घंटे के 2 भागों में बांट दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। आप एक एक करके ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे तक मैं इस पार्ट को बताऊंगा, फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा, आधा जो पार्ट अध्याय बचा होगा, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है मित्रों, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 में भर सकते हैं।
अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। ठीक है मित्रों, तो हम आप अपने माता पिता से भी, अध्यापकों से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में आप ये काम भी कर सकते हैं। और जो मैंने बताया उसके अलावा भी कुछ और जानवरों एवं पौधों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतुओं, पौधों एवं खनिज के विषय में जानकारी दी हो। ठीक है, आप देखिए, अगर आपके यहाँ पुस्तकालय है, ठीक है, लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे आपको जीव जंतु एवं खनिज के विषय में जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पे जरूर इस प्रकार की पुस्तक होगी जिसमें इन सभी चीजों के बारे में जानकारी दी हो। ठीक है मित्रों, इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिक छोटी बड़ी वस्तुओं एवं जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तु हमें मिलती हैं वे शायद जीव जंतुओं या पौधे ना हो। ठीक है, जब आपको अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मिलेंगी तो वो शायद जीव जंतु या पौधे ना हो। संभवतः ये पौधों के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हो। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल सकते हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां भी मिल सकती हैं। देखिए, जब हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, आप जैसे मध्य प्रदेश में आएंगे तो आपको काली मिट्टी भी मिलेगी। जब आप दक्षिण तरफ जाएंगे तो आपको काली मिट्टी भी मिलेगी। ठीक है, आपको लाल मिट्टी भी मिल सकती है। जब आप ग्वालियर तरफ जाएंगे, मुरैना तरफ, तो उस तरफ आपको लाल मिट्टी भी मिल सकती है। तो ऐसे आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की मिट्टी और अलग अलग प्रकार के वन देखने को मिल सकते हैं। अध्याय 5 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार के कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। ठीक है मित्रों, तो जैसे आप पहाड़ पे जाएंगे तो आपको वहां पे पहाड़ी नमक भी मिल सकता है। पहाड़ पे मिलने वाला नमक, जो सेंधा नमक बोलते हैं, वो पहाड़ से ही आता है। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे, सारणी 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि हम जैसे जैसे पाठ पढ़ेंगे तो हमें सारणी 9 में लिखने के लिए और भी बहुत से उदाहरण मिलते जाएंगे। जब आप अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी 1 के बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए, ये सारणी 1 है। इसे हम जैसे जैसे पाठ पढ़ेंगे तो भरते चलेंगे और जो भी कुछ हमें मिलेगा हम उसमें लिखते चलेंगे। अब आवास एवं अनुकूलन। ठीक है, अब हम ये है, पहले हम सारणी 9.1 देख लेते हैं। तो देखिए, ये इसमें आपको इस तरीके से भरना है। तो जो वन में ये है हमारा, ठीक है मित्रों, ये है विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतु। तो वन में जो पाए जाते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से वृक्ष पाए जा रहे थे, ओक, चीड़ और देवदार, तो वो कहाँ जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र में आ जाएगा। मरुस्थल में कौन कौन से पाए जाते हैं, मरुस्थल में कैक्टस पाया जाता है। ठीक है मित्रों, और भी बहुत से पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं। तो मरुस्थल में, और जानवर कौन सा होता है मरुस्थल में, ऊंट होता है। ठीक है मित्रों, और भी कुछ अन्य जानवर भी होते हैं जिनके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो, मैंने जैसे आपको हर वीडियो में मैं बताता हूँ, इन सारणी को, जितनी भी ये सारणियाँ दी हुई हैं और जो भी क्रियाकलाप दिए हुए हैं उनके बारे में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैं इस सारणी को अलग वीडियो में पूर्ण करूंगा, जो एक सॉल्यूशन वीडियो होगी, जो कि अभ्यास का हल होगा। और इस जो भी हमारे अध्यायों में बीच बीच में मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं वो सारे उन वीडियो में कवर किए जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो प्लीज कृपया कर आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें।
सब्सक्राइब करें, जो भी नए व्यूअर्स आते हैं वो सब्सक्राइब करें, ठीक है मित्रों, ताकि मुझे और प्रेरणा मिले और मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो ला सकूं, ठीक है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे क्या जानेंगे, आवास एवं अनुकूलन। तो इसमें हम जानेंगे कि कौन सा जीव किस प्रकार से उसके परिवेश में रहता है, ठीक है। हम भी जब कहीं जाते हैं तो हमें भी कुछ समय लगता है वहाँ के वातावरण में ढलने में, ठीक है। तो हम उसी प्रकार के अनुकूलन के बारे में जानेंगे कि अनुकूलन होता क्या है, हम किसी क्षेत्र में जाके उसके वातावरण में ढल कैसे जाते हैं, ठीक है। तो क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं से आपको क्या मिला, ठीक है। मैं तो देखिए, तो जैसे अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो वहां पे हमें मिले क्या, ओक के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, ठीक है, देवदार के वृक्ष मिले, ठीक है। और वहां पे कौन कौन से जीव जंतु मिले, बकरी मिली, याक मिली, ठीक है। आपको वहां पे भेड़ भी मिलेगी, ठीक है। तो ये मिले हमें पर्वतीय क्षेत्र पे जो ठंडा था। और जब हम मरुस्थल में गए तो वहां में क्या मिला, कैक्टस मिला और ऊंट मिला, ठीक है। तो क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले। तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को आइए आगे देखते हैं। समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, अगर आप वो सारणी भरेंगे तो उन दोनों कॉलम को आपको ध्यान से देखना है। आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम में जीव बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो मरुस्थल के जीव जैसे ऊंट हो गया, ठीक है। तो वो ऊंट है जो वो केकड़े से कितना अलग है ना मित्रों, कि नहीं है। समुद्री जीव जो होते हैं वो समुद्री जीव क्या हो गया, केकड़ा हो गया। और अलग अलग प्रकार की मछलियां हो गई, तो वो उस ऊंट से कितने अलग हैं, बहुत अलग हैं। इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है, तो देखिए जो हमारा समुद्र में जंतु एवं पौधे लवणीय जल मतलब खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु का उपयोग करते हैं। जल में विलेय वायु से यहाँ मतलब है ऑक्सीजन का, ठीक है। जबकि मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है। मरुस्थल में क्या होता है, जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म, रात में ठंडा होता है, ठीक है। तो मरुस्थल में अगर आप कभी गए होंगे तो आपको वहां पे दिन है जो बहुत ही गर्म मिलेगा और रातें बहुत ठंडी होती हैं वहां की, ठीक है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं, ठीक है मित्रों। तो वहां पे वो पानी में नहीं रहते और समुद्र में जाएंगे तो वो पानी में रहते। ये हमारा ऊंट है, ये देखिए किस प्रकार से कांटेदार वृक्ष से अपना भोजन चुन रहा है, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार का ऊंट का परिवेश रहता है। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र में मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतु ऊंट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं, ठीक है मित्रों। तो देखिए ये दोनों जंतु बिल्कुल ही अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग हैं, ठीक है मित्रों। जैसे कि ऊंट है तो वो सिर्फ मरुस्थल में ही रह सकता, और मछली है वो केवल, अगर वो समुद्री मछली है तो वो केवल समुद्र में रह सकती है, ठीक है। और इन दोनों की विशेषताएं भी अलग अलग होंगी। जैसे ऊंट है, ऊंट एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है, तो ये उसकी शारीरिक संरचना है। और मछली तो पानी में रहती ही है, तो उसको पानी पीने की क्या जरूरत है ना मित्रों, वो तो पानी में ही है, तो और खारे पानी की है तो उसको उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो पानी में है। अब अगर इन दोनों का स्थान बदल दिया जाए तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के स्थान पे रह सकते हैं? नहीं मित्रों, ये दोनों एक दूसरे के स्थान पे नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम इनका स्थान बदल देंगे तो ये उसके अनुकूल नहीं हो पाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो देखिए ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों
में रहने योग्य बनाती है। ठीक है मित्रों, ऊँट की जो शारीरिक संरचना होती है वो उसे मरुस्थल में रहने के योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ठीक है मित्रों, तो जो ऊँट का शरीर होता है वो काफी ऊंचा होता है। तो वो ऊंचा क्यों होता है? ताकि जो रेत होती है, ठीक है, रेत होती है, रेत से गर्मी निकलती है। तो हम रेत से जितनी ऊंचाई पे रहेंगे हमें उतनी ही कम गर्मी लगेगी। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। ठीक है मित्रों, उसमें उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए उनका शारीरिक बनावट कैसी है। देखिए उनको मूत्रोत्सर्जन मतलब उन्हें टॉयलेट बहुत कम लगती है, वो टॉयलेट नहीं जाते। ठीक है मित्रों, वो पेशाब करने नहीं जाते, ठीक, मूत्र विसर्जन करने नहीं जाते, या उन्हें बहुत कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से उनका मल भी क्या होता है? बहुत शुष्क होता है, मतलब सूखा हुआ होता है। उनमें पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती, उन्हें पसीना नहीं आता। अगर उन्हें पसीना आएगा तो उन्हें जल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्हीं सब कारण से वो कहाँ पे रह पाते हैं? वो कहाँ रह पाते हैं? मरुस्थल में रह पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। अब ये है हमारे समुद्री जीव, जो कि ये कहाँ इनको बंद करके रखा गया है? एक्वेरियम में बंद करके रखा गया है। ऐसे नहीं रखना चाहिए। ठीक है मित्रों, देखिए ये आज़ाद पशु हैं, आज़ाद हैं, इन्हें आज़ाद ही रहने देना चाहिए। हम अपनी सजावट के लिए इन्हें इस प्रकार से रख लेते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। हमें नहीं रखना चाहिए, किसी को भी इस प्रकार से इन्हें कैद करने की कोई अधिकार नहीं है कि इन्हें कैद करके रखा जाए। आजकल इनको धंधा बना लिया गया है। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। ठीक है मित्रों, देखिए मैंने आपको अभी ऊपर चित्र दिखाया था, तो उसमें विभिन्न प्रकार की मछलियां थीं। परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृतियों में कुछ समानता दिखाई देती है? तो देखिए मित्रों, इतनी सारी मछलियां हैं, सारी मछलियों में एक समानता जरूर है। ठीक है मित्रों, इतनी सारी मछलियां हैं, इनमें एक समानता जरूर है, और वो क्या है? इनका शरीर। ठीक है, इन सारी मछलियों का शरीर कैसा है? धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हमने अध्याय 8 में की थी। ठीक है, तो ये भी चर्चा की थी कि मछली पानी में किस प्रकार से चलती है। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक हैं। ठीक है, हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है। ठीक है, तो जितनी भी मछलियां होती हैं उनकी पंख एवं पूंछ कैसी होती है? चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती हैं। ठीक है मित्रों, जल के गिल क्लू मतलब जिससे वो सांस लेती हैं। ठीक है, तो मछलियां हैं वो श्वास कैसे लेती हैं? अपने गिल्स से। ठीक है, क्लूम से सांस लेती हैं जल में। हमने देखा है कि मछली की संरचना उसे जल में रहने में सहायक होती है। ठीक है, तो तथा ऊँट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। तो यही सब क्या कहलाता है मित्रों? यही सब अनुकूलन है। ठीक है, ऊँट उसके वातावरण के अनुकूल है और मछली है जो वो उसके वातावरण के अनुकूल है। ठीक है, तो ये अनुकूलन कोई एक ही बार में नहीं आ जाता, इसे आने में कई सालों का समय लगता है। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीव की इन सभी किस्मों में किसी ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश के रहने योग्य बनाती हैं। ठीक है मित्रों,
तो ये जो भी सजीव हैं इनमें कुछ ऐसी सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके परिवेश में रहने के लिए उपयोगी बनाती हैं, ठीक है, सहायता करती हैं। उनमें ऐसी विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिनमें वे प्रायः पाए जाते हैं, ठीक है। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की परिस्थितियां किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, अनुकूलन कहलाता है, ठीक है मित्रों। इसे ही क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। जो भी कोई जंतु है, किसी भी प्रकार का जंतु है, जिस भी परिवेश में वो रहता है, ठीक है, तो उस परिवेश के अनुसार वो ढल जाता है, तो उसे ही उस जंतु का क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो इसमें हम लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो सजीव की इन सभी किस्मों में कुछ विशिष्ट संरचना होती है, ठीक है। तो सजीवों में इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचना होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिनमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभावों की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे ही अनुकूलन कहते हैं, ठीक है मित्रों। क्या कहलाता है, वो अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अभी किसी गर्म स्थान पे रहते हैं, ठीक है, तो आपका शरीर गर्म स्थान के अनुसार ढल जाएगा, ठीक है। आपके शरीर में गर्म स्थान की जैसी संरचनाएं आ जाएंगी, ठीक है, तो आप में वो विशेषताएं आ जाएंगी, तो आप क्या हो जाएंगे, गर्म स्थान के अनुकूलन हो जाएंगे। और जब अगर अब आपको ठंडे स्थान पे जाना है तो अब आप ठंडे स्थान के अनुकूल नहीं होंगे, आपको वहां पे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको वहां पे बहुत ही अत्यधिक ठंड लगेगी। तो यही होता है कि जिस भी आवास में जो भी जंतु रहता है उसके अनुसार वह ढल जाता है, उसमें कुछ विशिष्ट संरचनाएं आ जाती हैं, और वही विशिष्ट संरचनाएं उसे उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, ठीक है मित्रों। क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं, ठीक है। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसे उसका आवास कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो जो भी सजीव है, जिस भी स्थान पर रह रहा है, निवास कर रहा है, उसे ही उसका वह क्या कहलाता है, आवास कहलाता है, जहाँ पे उसे भोजन, वायु, शरण स्थल, अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है, ठीक है मित्रों। तो जो भी उसे खाना खाना है, भूख लगी है उसे, ठीक है, आवास की जरूरत है, तो क्षमा कीजिए, आवास की जरूरत है, शरण स्थल, ठीक है, और बाकी की अन्य आवश्यकताएं उसे अपने आवास स्थल पर ही अच्छे से मिल जाती हैं। आवास का अर्थ होता है वास स्थान। वास स्थान मतलब हमारा घर, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं या जिसमें कोई भी जीव जंतु रहता है उसे ही कहते हैं घर, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो विभिन्न प्रकार के जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। ये आवास हमारे घर के आवास के जैसा नहीं होता, ये आवास बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। तो स्थलीय आवास किसे कहते हैं, जो ऐसे जीव जंतु जो स्थल पर रहते हैं, जो स्थल पे आवास करते हैं, उनके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, ठीक है। तो स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। उसमें क्या क्या आएगा, वन आ जाएगा, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा। स्थलीय आवास के ये सारे उदाहरण हैं, ठीक है। जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र, जहाँ पौधे एवं जीव जंतु जल में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थान जहाँ पे जल हो, पानी हो, ठीक है, झील हो, तालाब हो गया, नदियां हो गई, समुद्र हो गए, तो ये सारे क्या हैं, जल वाले स्थान है जहाँ पर पानी पाया जाता है। तो जहाँ पे ऐसे स्थान पे जो पौधे एवं जंतु रहते हैं
उन्हें जलीय आवास कहते हैं। ठीक है, जो जल में रहने वाले जीव जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, क्या है ये ऊपर लिखे हैं, जलाशय, दलदल, झील, नदी एवं समुद्र। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र में भी बहुत विषमताएं हैं। ठीक है, तो हम विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो हमें वहां पे बहुत सी विषमताएं मिलेंगी। ठीक है, कोई पहाड़ बहुत ऊंचा है तो कोई पहाड़ उससे कम ऊंचा है। ठीक है, यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। तो हम अगर समुद्र में जाएंगे तो इसी प्रकार से हमें समुद्री आवास में या जलीय आवास में भी विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाएगी। कहीं का जल आपको बहुत ठंडा मिलेगा, कहीं का जल आपको बहुत ही ठंडा मिलेगा, कहीं का जल आपको मीठा मिलेगा, कहीं का जल आपको खारा मिलेगा। ठीक है, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी आवास में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु उसके क्या कहलाते हैं, जैव घटक कहलाते हैं। ठीक है, तो जैव घटक आप समझ गए होंगे, जो उसमें उस परिवेश में जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे मरुस्थल में क्या क्या पाया जाता है, कैक्टस और ऊंट। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने इस पाठ में पढ़ा था। इसी प्रकार से आप पर्वतीय क्षेत्र पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे कौन कौन से जैव घटक मिल जाएंगे, जैसे कि हो गया क्या, चीड़ का पेड़ हो गया, याक हो गया, तो ये उसके जैव घटक हो गए। जैव घटक मतलब जो जीव जंतु जो जीवित होते हैं उन्हें बोलते हैं जैव घटक। ठीक है, और अजैव घटक क्या होते हैं, जो वहां पे निर्जीव वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी, चट्टान, तो ये अजैव घटक, अजैविक घटक कहलाते हैं। तो जैविक और अजैविक घटक से मिलके हमारी दुनिया बनती है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैविक घटक हैं। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी क्या है, अजैविक घटक है। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप ये बात को जानते होंगे कि बहुत से पौधे हैं वो कैसे उगते हैं, वो उगते हैं बीजों से। ठीक है, वो उन्हें उगने के लिए क्या लगता है, बीज लगता है। तो बीज के अंकुरण से नए पौधे बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैविक घटकों की भूमिका का अध्ययन अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जब कोई पौधे का अंकुरण होता है, बीज से वह अंकुरित होकर पौधा बाहर निकलता है, तो उसमें किसकी भूमिका होती है, कुछ अजैविक घटकों की भूमिका होती है। ठीक है मित्रों, ये बॉक्स में कुछ दिया हुआ है जिसे अभी हम पढ़ेंगे, तो आइए हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बाद में ये कुछ अजैविक घटकों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ये क्रियाकलाप 2 में उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए पहले इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं, इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे का अध्याय पढ़ते हैं। तो अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, आइए फिर पढ़ते हैं। तो अपने परिवेशों में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या है। देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए किसी क्षेत्र में रहते हैं, मान लीजिए आप मरुस्थल में ही रहते हैं। ठीक है मित्रों, अब मान लीजिए वहां पे कुछ परिवर्तन होता है वहां पे। ठीक है, कुछ परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं और कभी कभी कुछ परिवर्तन जल्दी हो जाते हैं। तो कुछ परिवर्तन होते हैं, मान लीजिए वहां पे पहले बहुत गर्मी पड़ती थी, अब धीरे धीरे वहां पे ठंडी पड़ने लगी है। ठीक है, क्या पड़ने लगी है, वहां पे ठंड ज्यादा होने लगी है। तो क्या होगा, वहां पे जो जीव रहता है वो धीरे धीरे उसके अनुकूल होता जाएगा। अब देखिए, उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र पर चले जाएं, तो हमें कुछ दिन तक सांस लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा होगी। ठीक है मित्रों, देखिए ये उदाहरण मैंने आपको पहले भी बताया था।
पहाड़ हो सकती है, ठीक है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है, ठीक है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हमारा परिवेश बदलता है तो हमारा शरीर उसे उस प्रकार से ढाल लेता है, ठीक है। किसी एक जीव अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं, ठीक है मित्रों। तो पर्यानुकूलन के बारे में आप यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है, पर्यानुकूलन क्या है? तो आप क्या बताएंगे? अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं, ठीक है मित्रों। यह परिवर्तन हजारों वर्ष में हुए अनुकूलन से भिन्न है। तो जो अनुकूलन है वो कई सालों में होता है, ठीक है। और ये पर्यानुकूलन है, ये बहुत ही ये कुछ ही समय में हो जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि पर्यानुकूलन क्या होता है, ठीक है मित्रों। आइए अब आगे पढ़ते हैं हमारा अध्याय। तो ये क्रियाकलाप 2 है जिसमें हम जानेंगे कि कुछ पेड़ पौधों को उगने के लिए वो पहले बीज डालते हैं। कुछ पेड़ पौधों का अंकुरण होता है, ठीक है मित्रों। तो उस अंकुरित होने में किसका हाथ होता है? अंकुरण होने में हाथ होता है कुछ अजैविक घटकों का, ठीक है मित्रों। क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप तो हो नहीं जाते, किसी न किसी प्रकार की उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आइए इसे ही हम जानेंगे। देखिए ये क्रियाकलाप हमारा 2 है। अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण है। देखिए मित्रों, हमने अध्याय 1 में एक क्रियाकलाप किया था जिसमें हम कुछ मूंग के बीज लिए थे, कुछ मूंग और एवं चने के बीज हमने लिए थे, और हमने मक्का का बीज भी लिया था जिसे हमने पानी में भिगो कर रख दिया था रुई के साथ, ठीक है। रुई को हम थोड़ी सा भिगोते जा रहे थे, तो वो क्या हुए थे, कुछ दिन बाद उनमें अंकुरण हो गया था। क्या हो गया था मित्रों? उनमें कुछ समय के बाद उसमें अंकुरण हो गया था, ठीक है। तो यह बीज एक नए पौधे के रूप में प्रारंभ हो रहा था, ठीक है। आपने देखा होगा धीरे धीरे अंकुरण हो गया था, फिर उसमें धीरे धीरे पौधा निकल रहा था। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए, कुछ बीजों के एक ढेर से अलग रखिए, ठीक है। कुछ बीजों को क्या कीजिए? ढेर से अलग रखिए तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांट दें, ठीक है मित्रों। अब जो आपने बीज को भिगो लिया था उसे 4 हिस्सों में बांट लें। 4-5 बीज आप ले सकते हैं, कुछ मतलब 8-10 बीज आप गिन के ले सकते हैं और उन्हें अलग अलग ग्रुपों में रख सकते हैं, ठीक है। कुछ को आपको उनको 4 हिस्सों में 4 ग्रुप में रखना है। तो इसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डूबे रहने दीजिए, ठीक है। एक बीज के हिस्से को आप पूरे तरीके से पानी में डूबे रहने दीजिए, और दूसरे को क्या करना है? सूखे हुए बीजों तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं, ठीक है मित्रों। तो जो सूखे हुए बीज तथा पानी में डूबे हुए बीज हैं उन्हें बिल्कुल भी आपको हिलाना नहीं है। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को अंधेरे वाले कमरे में रखना है, ठीक है। देखिए आप पहले 4 भाग करना है। एक भाग को क्या करना है? आपको पूरी तरह से पानी में डुबो कर रखना है। एक भाग को आप क्या करेंगे? उन्हें बिल्कुल क्या करना है? उन्हें सूखे स्थान पे रखा रहने दीजिए, और फिर 2 भाग और बचे। तो जो भीगे बीज हैं, अब ये डूबे हुए नहीं है, ये सिर्फ भीगे बीज हैं। तो इन कुछ भीगे बीजों को आपको धूप वाले कमरे में रखना है जिसमें धूप आती हो, और एक को आपको बंद कमरे में रखना है, ठीक है, जहाँ पे अंधेरा होता हो। जैसे आप कहाँ रख सकते हैं उसे? अलमारी में, जहाँ पे धूप नहीं आती, ठीक है। अंतिम भाग को कुछ ठंडे वातावरण में रखना है, ठीक है। एक भाग और करना है जिसे आपको ठंडी जगह पे रखना है, मतलब रेफ्रिजरेटर में रखना है, ठीक है। उनके चारों ओर बर्फ लगा दें, ठीक है। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा
अधिक जल को निकाल दें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आखिरी के 3 भाग थे जिन्हें हमें अंधेरे और धूप वाले कमरे और रेफ्रिजरेटर में रखा था, उन्हें नम रखना है। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित हुए हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे गए भाग में अंकुरण की दर में कमी का कोई भी अंकुरण नहीं देखा? ठीक है, तो दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखा, तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि जो हमने धूप में रखा था सबसे अच्छा अंकुरण उसमें ही हुआ होगा। ठीक है मित्रों, उसमें ही होगा। सबसे अच्छा अंकुरण किस में होगा, जो धूप में रखा था। बाकी अन्य जगहों पे रखे बीजों में अच्छे से अंकुरण नहीं होगा। क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैविक घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं? तो देखिए, इस क्रियाकलाप से ये यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अजैविक घटक होते हैं वो किसी भी सजीव जीव के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए जो यहाँ पे आप क्या पाएंगे, जिस बीज को अंकुरित होने के लिए आपने धूप में रखा था वह सबसे अच्छे से अंकुरित होगा। ठीक है, आप उसकी वृद्धि अलग देखेंगे, और जो पूर्ण रूप से पानी में डला हुआ था उसमें आप अंकुरण की वृद्धि अलग देखेंगे। आप पांचों के पांचों देखिए, जो सूखे में रखा है उसमें तो अंकुरण होने से रहा, ठीक है, उसमें तो अंकुरण होगा नहीं। बाकी के जो हमारे 4 बचे, जो एक हमने अंधेरे में रखा था, एक हमने रखा था रेफ्रिजरेटर में, और एक को हमने रखा था धूप वाली जगह में, और कुछ बीजों को हमने पानी में डूबा रहने दिया था। तो आप इन पांचों के पांचों में बहुत ज्यादा अंतर देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा अंकुरण किस में पाएंगे आप, जो धूप में रखा था। ठीक है, आप करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इन चारों के चारों में अंकुरण का साइज होगा, जो जहां से पौधा निकलने लगता है, आप उसके साइज को देखना। सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, जो धूप में रखा होगा। ठीक है मित्रों, तो हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि जीव इन विषम परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं, या यहाँ अनुकूलन काम आता है? ठीक है मित्रों, तो ये क्या होता है, जब हम बहुत विषम परिस्थितियों में जीव जिंदा रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, अनुकूलन काम करता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। ठीक है मित्रों, अनुकूलन क्या है, अल्पकाल में नहीं होता। हजारों वर्ष की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैविक घटकों में परिवर्तन आते हैं। ठीक है मित्रों, तो कोई भी अनुकूलन है जो वो कई सालों, हजारों सालों में होता है, तो किसी भी क्षेत्र के अजैविक घटकों में परिवर्तन आते हैं हजारों वर्षों की अवधि में। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो अजैविक परिवर्तन किस में आता है, अजैविक घटकों में। जैविक घटकों में पहले परिवर्तन नहीं होता, पहले परिवर्तन होता है अजैविक घटकों में। फिर उन अजैविक घटकों के अनुसार एक जीवित जैविक घटक अपने आप को उस अजैविक घटकों के परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, तो वह जीवित रह जाता है, और जो नहीं ढाल पाता वो मर जाता है। ठीक है मित्रों, तो जो हमारा यही परिस्थिति कहाँ पे उत्पन्न होती है, जब हम हमारे समाज में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे समाज बदलता है तो सभी व्यक्तियों को बदलना पड़ता है। जो व्यक्ति समाज के अनुसार बदल जाता है वह अच्छे से जीता है, और जो समाज के अनुसार नहीं बदलता वो कहीं ना कहीं परेशानी में रहता है, और वो हो सकता है वो जीवित भी ना रहे। तो इसी प्रकार से पर्यावरण का जो नियम है वो वही नियम हमारी जिंदगी में भी है। ठीक है, तो जो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदल लेगा,
परिवेश के अनुकूल बना लेगा वह जिंदा रहेगा, और जो नहीं बना पाएगा वह मर जाएगा। केवल वे जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैविक कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या है कि हमें भिन्न भिन्न आवासों में भिन्न प्रकार के जीव मिलेंगे, बहुत सी जीव विविधता देखने को मिलेगी। आइए कुछ आवासों, इनके अजैविक घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ आवासों, इनके अजैविक घटकों एवं उसमें रहने वाली विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन अब हम करने वाले हैं। ठीक है, विभिन्न आवासों की यात्रा। तो अब यह हमारा पॉइंट है 9.3, इसमें हम विभिन्न आवासों की यात्रा करेंगे। तो कुछ स्थलीय आवास। ठीक है, तो पहले कुछ हम स्थलीय आवासों के बारे में बात करेंगे। तो मरुस्थल, तो ये क्या है, मरुस्थल। मरुस्थल के अजैविक घटकों एवं ऊंट में अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए मरुस्थल के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो आपको मैंने उधर पे भी मरुस्थल के बारे में कुछ उदाहरण दिए थे, कुछ विषय, कुछ बिंदु समझाए थे। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु एवं पौधों में क्या होता है, तो अब हम अभी यही जानने वाले हैं कि जो मरुस्थल में कुछ और अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, क्या इनमें भी इसी प्रकार की अनुकूलन पाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो हम अब पौधों के बारे में और कुछ अन्य जीव जंतुओं के बारे में बात करेंगे जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अब हम मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के। ठीक है, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। ठीक है, तो देखिए जो मरुस्थल में चूहे एवं सांप पाए जाते हैं उनके पास तो इतने लंबे पैर होते नहीं है जितने लंबे किसके पास होते हैं, ऊंट के पास होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। ठीक है मित्रों, कहाँ रहते हैं, गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तब ये जंतु बाहर निकलती हैं। ठीक है मित्रों, तो ये क्योंकि चूंकि ये ऊंट के समान इनके पास पैर नहीं होते लंबे लंबे, इसलिए ये रात के समय कहाँ रहते, बिल में रहते। देखिए मित्रों, इस प्रकार से ये मरुस्थल है अपना ऊपर, और ये अंदर बिल में छुप के रहते हैं जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ठंडक होती है। ठीक है मित्रों, और रात के समय में जब ठंडक हो जाती है तो ये निकलते हैं बाहर। अब ये देखिए, ये मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं। ठीक है, कुछ पौधे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, कुछ झाड़ी जैसे हैं, कुछ कांटेदार हैं। ठीक है, तो मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 9.5 में दर्शाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं। तो आइए अब हम क्रियाकलाप 3 करेंगे। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्ती वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपके लिए क्या चाहिए, एक कैक्टस वाला पौधा चाहिए और एक पत्तियों वाला एक पौधा चाहिए। इसे अपनी कक्षा में लाना है। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली में ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 में क्रियाकलाप 4 में हमने किया था। तो अगर आपको याद हो तो उसमें हमने क्या किया था, वाष्पोत्सर्जन जानने के लिए उस समय हमने उसमें पॉलीथीन को रबर बैंड से बांध के धूप में रख दिया था। ठीक है, गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए और कुछ घंटे बाद क्या करना है हमें, कुछ घंटे बाद उसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं, क्या आप दोनों पॉलीथीन में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं। तो देखिए मित्रों, आप दोनों को धूप में रखेंगे तो आप दोनों ही जब आप उसमें
जल देखेंगे, जल की मात्रा को देखेंगे तो उसमें अंतर होगा। ठीक है, जो मरुस्थल, देखिए आगे पढ़ते हैं, मरुस्थलीय पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें आपको उसका प्रेक्षण जब आप करेंगे, पॉलीथिन में देखेंगे उसकी, तो आपको उसमें जल बहुत कम मात्रा में मिलेगा। लेकिन जब आप जो सामान्य पौधा है जो हमारे घरों में पाया जाता है, ठीक है, बड़ी पत्ती वाला पौधा है, आप उसे देखेंगे तो उसमें जल वाष्प की, जल की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, तो मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, तो आपने मरुस्थल के पौधे देखे होंगे, उनमें पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, या जैसा आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस में क्या होती, पत्तियां नहीं होती। ठीक है, तो कुछ पौधे में पत्तियां कांटे के रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो जो कैक्टस की पत्तियां होती हैं उन्होंने क्या किया है, कांटे का रूप धारण कर लिया है। ठीक है, ऐसी पत्तियों से होने वाले बाष्पोत्सर्जन, ऐसी पत्तियों से होने वाले बाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल की ह्रास में कमी आती है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ इस प्रकार से, उस कांटे, जो पत्तियां थी पौधे की पत्तियां, वो कांटे में बदल गई। तो अब जब वो कांटे में बदल गई हैं तो अब उनमें बाष्पोत्सर्जन, ठीक है, क्या होगा, जल का ह्रास में कमी आएगी। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में उनका तना है। ठीक है मित्रों, तो आप कैक्टस या कैक्टस, जिसको कैक्टस बोलते हैं, उसकी हिंदी में नागफनी बोलते हैं। ठीक है मित्रों, तो नागफनी में जो हरा हरा क्षेत्र, हरा हरा आपको दिखता है, वो असल में पत्ती नहीं है उसकी, वो क्या है, वो तना होता है। उसकी पत्ती क्या कांटे में बदल चुकी है। ठीक है मित्रों, यह वास्तव में एक तना होता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, तना से होता है। ठीक है मित्रों, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, तना से होता है। तना एक मोटी मोम परत ढका होता है। तो तने के ऊपर क्या होती है, एक बहुत मोटी मोम की परत ढकी होती है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। ठीक है मित्रों, तो इन नागफनी के पौधों के तनों पर मोटी परत चढ़ी होती है और इनका कलर हरा होता है। इनका रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो ये मोटी जो मोम की परत होती है, ये इन पौधों को जल संरक्षण में सहायता करती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। ठीक है, तो नागफनी के पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत ही गहराई में होती हैं। ठीक है मित्रों, अब ये रहा हमारा पर्वतीय क्षेत्र। अभी हम ये पढ़ रहे हैं क्या, विभिन्न प्रकार के विभिन्न आवासों की यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले कुछ स्थलीय आवासों के बारे में जान रहे हैं, अभी हमने जान लिया मरुस्थल के बारे में। ठीक है मित्रों, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया था कि ये पाठ समझाने में, मैं जब समझाऊंगा तो ये पाठ समझाते समझाते बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अध्याय 16 पेजों का है, जिसे समझाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है मित्रों, तो ये वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो शुरू करते समय बता दिया था कि इसके 2 या 3 पार्ट आ सकते हैं। तो देखिए अभी हमने मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ लिया है, अब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में पर्वतीय क्षेत्र लाऊंगा। फिर जब वो भी करीब 1 घंटे की वीडियो रहेगी, तो फिर उसके बाद जब अगर 1 घंटे में ये कवर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं एक और इसका पार्ट लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे से अगर ज़्यादा की वीडियो हो जाती है तो वो थोड़ी समझने में भी आप लोगों को समस्या होगी, तो इसलिए मैं इसे 2 या 3 पार्ट में ये वाला पार्ट समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, बस इसका और कोई कारण नहीं है। ठीक है मित्रों, तो इस पार्ट का नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके पर्वतीय क्षेत्र से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है मित्रों, तो ये पाठ अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, जो अध्याय 8 है। ठीक है, सजीव विशेषताएं एवं आवास। ठीक है, सजीव विशेषताएं एवं आवास, ये अभी हमारा अध्याय खत्म नहीं हुआ है, आप इससे जुड़े रहिए और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे किसके बारे में,
पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है मित्रों, किसके बारे में जानेंगे अब हम? पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। फिर आगे देख लेते हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं। पर्वतीय क्षेत्र हो गया, इसके बाद आता है हमारा, ये देखिए पर्वतीय क्षेत्र के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो ये पहाड़ी में रहने के अनुकूल है। ठीक है मित्रों, फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? घास स्थल के बारे में। ठीक है, ये हमारा घास स्थल है, तो हम घास स्थल में रहने वाले जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ जलीय आवास के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ आवास थे हमारे स्थलीय आवास। फिर हम जलीय आवास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम समुद्र के बारे में जानेंगे। ठीक है मित्रों, फिर आगे देखते हैं आगे किस प्रकार से। फिर हम तालाब एवं झील के बारे में देखेंगे, तालाब एवं झील के जीवों को देखेंगे। फिर इसमें हम नदियों के जीव को भी देखेंगे कि नदियों में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो देख लीजिए। आइए देखते हैं फिर इसके बाद कौन सा आवास दिया हुआ है हमारा। देखिए, फिर इसके बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा क्या? हमारे आसपास के जीव। ठीक है, फिर हम हमारे आसपास के जीवों के बारे में जानेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से जीव रहते हैं। ठीक है मित्रों, फिर आइए आगे चलते हैं। आगे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं हमें इस पार्ट में। देखिए, यहाँ पे ये पहेली कुछ बना रही है। और फिर हम जानेंगे क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो जो भी जितने भी सजीव हैं उन सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फिर ये एक और प्रश्न है, क्या सभी जीवों की वृद्धि परिलक्षित होती है? तो हाँ मित्रों, सभी जीवों की वृद्धि परिलक्षित होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये पाठ हम पढ़ते जाएंगे और हम इसमें सजीवों के बारे में जानेंगे। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये पाठ